हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब होता है प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा मतलब कि खुद की प्रतिरक्षा करना। तो सबसे पहले ये हमारा असाइनमेंट है, मैं आपको बता दूं, और इसको आप नोट्स के जैसे ज़रिए भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ चंद पॉइंटों से। 4 पॉइंट जो कि इसके होते हैं, इम्यूनाइजेशन होता क्या है। तो की स्ट्रेटजी टू चाइल्ड सर्वाइवल, ये क्या है? ये एक स्ट्रेटजी है जो चाइल्ड सर्वाइवल के लिए रखी गई है। ठीक है, चाइल्ड को सर्वाइव, वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, अपनी लाइफ जी सकें और मतलब कि लॉन्ग लाइफ बना सके। प्रोटेक्टिंग इन्फेंट फ्रॉम डिसीज़, और प्रोटेक्ट कर सकें। इसमें सेकेंड पॉइंट है कि प्रोटेक्टिंग इन्फेंट फ्रॉम डिसीज़, कोई भी डिसीज़ है उससे हम क्या है, प्रोटेक्ट हो सकें, बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, लोअर मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट इन चिल्ड्रन। जो मॉर्बिडिटी रेट है और मॉर्टिलिटी रेट है चिल्ड्रन का, उसको हम कम कर सकें, मतलब कि बीमारियों को कम कर सकें। और जो बीमारियों की वजह से बच्चों की जान जा रही है, मॉर्टिलिटी रेट, उसको भी हम क्या कर सकें, कम कर सकें, इम्यूनाइजेशन करके, टीकाकरण करके। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी हेल्थ केयर सिस्टम, और ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब कि केयर आपको प्रोवाइड करता है। ये इम्यूनाइजेशन जो सिस्टम है, ये आपको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं इम्यूनाइजेशन के, जो कि हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कि जैसे कि इम्यूनाइजेशन होता क्यों है, क्या फ़ायदा है, कैसे क्या रिएक्ट करता है ये। ठीक है, तो हम आते हैं इम्यूनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय स्टिमुलेटिंग इम्यून सिस्टम थ्रू एंटीजन्स, क्या होते हैं ये जो इंड्यूस करते हैं, इसमें हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और एंटीजन्स जो होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का जो रिएक्शन होता है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। द फैक्ट ऑफ और प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एज अगेंस्ट अ डिसीज़, और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको क्या होता है, रिएक्ट करवाती है, जो डिसीज़ होती है उसको अगेंस्ट, उसके प्रति लड़ना सिखाती है इम्यूनाइजेशन। जब टीकाकरण करेंगे तो प्रॉपर क्या होगा, हमको डिसीज़ नहीं होगी, और उससे हमें क्या है, जो हमारी क्षमता है, हमारी इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रांग होगा और बीमारियों से लड़ने की ताकत आएगी। अब हम आते हैं इम्यूनिटी, रेसिस्टेंस ऑफ ए होस्ट टू अ स्पेसिफिक एजेंट, जो भी स्पेसिफिक एजेंट है एज अ होस्ट ये वर्क करता है। इम्यूनिटी एक क्या एक रेसिस्टेंस की तरह काम करती है यहाँ पे, मतलब कि कोई भी एजेंट है उसका मतलब बचाव के लिए ये काम करती है इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनाइजेशन में हम हेल्प करती है। इम्यूनिटी मीन्स, इसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, इम्यूनिटी मीन्स एक्सेप्शंस और रेसिस्टेंस। इम्यूनिटी का मीन्स है कि रेसिस्टेंस, बचाव करना। ठीक है, एक्सेप्शंस करना, जो किसी भी चीज़ को क्या है, रोकना। उसके बाद हम आते हैं वैक्सीन क्या होती हैं। ठीक है, तो वैक्सीन होता है टीका, कहते हैं वैक्सीन लगवा लो, अभी जैसे कि कोविड में ही वैक्सीन लग रहे थे। ठीक है, तो इसका ये होता है टीका। एनी प्रिपरेशन ऑफ ए वीकेंड और किल्ड बैक्टीरिया और वायरस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू प्रिवेंट अ डिसीज बाय स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, क्या है ये वीकेंड जो किल्ड जो होते हैं, प्रिपेयर की जाती है ये वीकेंडली। इम्यूनाइजेशन जो टीका है वो वीकेंडली प्रिपेयर किया जाता है, किस लिए, जो किल्ड जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो हमारे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी से, जो क्या कर रहे हैं, डिसीज़ कर रहे हैं, उनके प्रिवेंट के लिए जो हम टीका लगवाते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे वैक्सीन। ठीक है, स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, और स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज़ को, जो कि प्रिवेंट करती हैं हमें डिसीज़ ना हो पाए। ठीक है, समझ आया ना, कि जैसे कि जो भी हम जो वैक्सीन ले रहे हैं वो हमें क्या कर रही हैं, प्रिवेंट कर रही हैं डिसीज़ से होने को, और एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट क्या हैं, लड़ रही हैं, अपना काम कर रही हैं कि हमको कोई डिसीज़ ना हो पाए। जो बच्चा है उसको आप प्रॉपर टीका लगवाएंगे तो क्या होगा, उसको बीमारी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल द वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी
टू अ डिसीज़। क्या है ये भी, क्या इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है और प्रोड्यूस कर रही है किसको, इम्यूनिटी को। और किससे, डिसीज़ को, इससे क्या हो रहा है, डिसीज़ को प्रिवेंशन हो रहा है। अब प्रॉपर टीकाकरण करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो एंटीजन एंटीबॉडीज़ हैं वो रिएक्शन उनका वो रिएक्ट करेंगे, और जिससे क्या है हमारी डिसीज़ है वो कम होएगी, और हमें क्या है मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है कम मिलेगी, और हमारी इम्यूनिटी होगी वो स्ट्रांग होगी। अब हम आते हैं फुल इम्यूनाइजेशन क्या होता है। फुल इम्यूनाइजेशन मतलब कि इसका मतलब है बेनिफिशियरी, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बेनिफिशियरी चाइल्ड 12 to 23 months 3 doses of DPT and OPV each, 1 dose of BCG and measles each, mother 2 doses or 1 booster dose of tetanus toxoid during her pregnancy। क्या है फुल इम्यूनाइजेशन, वो होता है कि प्रॉपर, फुल का मतलब पूरा, ठीक है, पूरा इम्यूनाइजेशन कराना मतलब कि पूरी तरीके से टीकाकरण को फॉलो करना, वो है फुल इम्यूनाइजेशन। और फुल इम्यूनाइजेशन किसने, मतलब किसको कहते हैं, तो फुल इम्यूनाइजेशन उसको कहते हैं जन्म से लेके, बच्चे के जन्म से लेके उसके पूरे 10 साल की 16 साल की जो आयु है उस तक एज है, जो प्रॉपर उसका क्या करवाना है, हमको इम्यूनाइजेशन करवाना है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फुल इम्यूनाइजेशन। और जो मदर होती हैं उनको भी इम्यूनाइजेशन टीकाकरण करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर जो माँ है उसने भी अपना पूरा टीकाकरण करवा रखा है अपने प्रेगनेंसी के टाइम में, और जो बच्चे हैं उनका भी, जो बर्थ से लेके और जो 16 साल तक बच्चों के इम्यूनाइजेशन होता है वो उन्होंने करवा रखा है पूरा, एक भी मतलब वैक्सीन छूटा हुआ नहीं है, उसको हम बोलते हैं फुल इम्यूनाइजेशन। अब हम आते हैं पार्शियल इम्यूनाइजेशन क्या होता है। पार्शियल इम्यूनाइजेशन में होता है कि कुछ डोजेस बच्चे की छूटी हुई है, या फिर मदर ने कोई डोज नहीं ली है जो उसको इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए था, टीकाकरण करवाना चाहिए था, उन्होंने नहीं करवाया, किसी भी कारणवश उनकी कोई भी डोज छूट गई है, ठीक है, बच्चा बीमार पड़ गया या मदर आने में असमर्थ रही हैं, उन्होंने अपना टीकाकरण नहीं कर पाया, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन इम्यूनाइजेशन। नॉन इम्यूनाइजेशन यहाँ पे है, नॉन इम्यूनाइजेशन का है, नॉन दिख नहीं रहा है पर आप लोग समझिएगा कि नॉन इम्यूनाइजेशन लिखा हुआ है। नॉन इम्यूनाइजेशन मतलब होता है चाइल्ड एंड और मदर नॉट रिसीव्ड अ सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन। क्या है कि जो कम्युनिटी एरिया के लोग होते हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, तो वो क्या, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि ये टीकाकरण क्या, उनको लगता है अरे नहीं ऐसे ये सब बातें हैं, वो अपने पुराने रिचुअल्स चलाते आ रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं, इम्यूनाइजेशन करवाना, टीकाकरण करवाना कोई ज़रूरी नहीं। तो जिस वजह से वो उन्होंने एक भी सिंगल डोज नहीं लिया होता है इम्यूनाइजेशन का, उसको हम बोलते हैं नॉन इम्यूनाइजेशन। अब हम आते हैं रिंग इम्यूनाइजेशन। रिंग इम्यूनाइजेशन क्या होता है, रिंग इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन ऑफ प्यूपल्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन आइसोलेटेड इन्फेक्टेड पेशेंट। कोई भी जो आइसोलेटेड इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है, जो कोई भी डिसीज़ है जो फैल चुकी है, उसके लिए जो हम वैक्सीनेशन वहाँ पे करते हैं प्यूपल्स के लिए, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स मतलब कि जो उनके मिले हुए जो एक एरिया है उसमें कोई डिसीज़ फैली हुई, उससे हम रिलेटेड जो इम्यूनाइजेशन करेंगे उसको हम रिंग इम्यूनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। आइसोलेट एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, जैसे कि आप कोविड ही ले लीजिए, एक पर्टिकुलर डिसीज़ थी जिसके लिए क्या है रिंग इम्यूनाइजेशन, सब उसी के लिए ही इम्यूनाइजेशन करवा रहे थे। अब आते हैं हम मोप अप राउंड। मोप अप राउंड में क्या होता है, व्हेन द फाइनल पॉकेट ऑफ पोलियो वायरस ट्रांसमिशन हैव बीन आइडेंटिफाइड, स्टैंडर्ड सर्विलेंस डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन इन हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मोप अप राउंड क्या होता है, मोप अप राउंड मतलब डोर टू डोर सर्व। आपने देखा होगा पोलियो का जो वैक्सीनेशन होता है, पोलियो का जो पिलाने वाला होता है वैक्सीनेशन में, उसको यही कहेंगे कि उसमें जो पोलियो पिलाया जाता है तो उसमें क्या डोर टू डोर सर्विस दी जाती है, उसको हम बोलते हैं मोप अप राउंड वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो जो डोर टू डोर आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है पोलियो वायरस जो वैक्सीन है उसकी, उसको हम बोलते हैं मोप अप राउंड। मतलब कि आपके घर वो सुविधा चल के आ रही है कि आप टीकाकरण करवाएं, आप बच्चों को पोलियो पिलवाएं, ठीक। उसके बाद हम आते हैं कैच अप राउंड। कैच अप राउंड में क्या होता है, एडिशनल एफर्ट बिसाइड्स रूटीन इम्यूनाइजेशन टू कवर लेफ्ट आउट। जो भी छूटे हुए होते हैं किसी कारणवश, किसी के छूट गए हैं, अब जैसे कि
डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन हो रहा था, ठीक है। उस दौरान क्या हुआ, बच्चा कहीं गया हुआ है, बच्चा अपने मतलब कि कहीं बीमार है बच्चा, वो दवाई लेने हॉस्पिटल चला गया, अब उसके यहाँ घर पे मतलब सर्विस देने के लिए वो आए हैं, पर क्या है बच्चा वो इतना तो टाइम उनके पास है नहीं कि जो वो रुक सके, तो क्या है वो उसका जब छूट जाता है उसको बैलेंस करने के लिए हम एक कैचअप राउंड भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैचअप राउंड, जो कि बच्चों के लिए होता है, जो छूटे हुए टीकाकरण है वो उनको पूरा करते हैं। अब उसके बाद आते हैं हर्ड इम्यूनाइजेशन। हर्ड इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, रेसिस्टेंस टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन अ ग्रुप बिकॉज अ फ्यू सस्टेबल मेंबर्स मेकिंग ट्रांसमिशन अनलाइकली। कोई भी ऐसी बीमारी है जो अनलाइकली एक दूसरे में ट्रांसमिट हो रही है, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जिनमें बीमारी पनप रही है, उनको क्या है एक पर्टिकुलर हम वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन देके उनको ठीक करना, वो होता है हर्ड इम्यूनाइजेशन। अब हम आते हैं उसके बाद, ये इसका सेकेंड डेफिनेशन था, इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस ऑफ populations disseminated by a ratio of resistance to susceptible members and their distribution। ठीक है, उनको क्या है एक डिस्ट्रीब्यूट करके हम प्रॉपर उनको क्या इम्यूनाइजेशन लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी डिसीज़ है उससे हम प्रिवेंट कर सकेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आपको पता होगा कितना लगता है, अगर आप कहीं भी कम्युनिटी में जाते हैं, आप सर्वे करने जाते हैं, या फिर आप एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लग रही है, ट्रेनिंग कर रहे हैं आप वहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको इम्यूनाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या होते हैं, टीटी के दो डोजेस लगते हैं, TT1 TT2। ठीक है, टीटी मतलब कि टिटनेस का टिटनेस टॉक्साइड। ठीक है, तो फिर क्या है, तो सबसे पहले हम अर्ली इन प्रेगनेंसी लगता है, अर्ली प्रेगनेंसी लगता है, कितना डोज लगता है, 0.5 ml लगता है। IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर लगता है, अपर आर्म पे लगता है। साइड क्या है हमारी, अपर आर्म, रूट क्या है, IM इसको देते हैं हम। सेकेंड आता है TT2 4 वीक आफ्टर TT फर्स्ट। जब भी आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, या फिर जो महिला है उसको कंफर्म हो गया है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, उसके बाद क्या है वो अपना फर्स्ट डोज लेती है। उसके 1 महीने बाद 4 वीक मतलब कि 1 मंथ में 4 वीक आते हैं, उसको आफ्टर 1 मंथ सेकेंड डोज ऑफ TT लेना होता है, उसको वो हमारा सेकेंड डोज बन जाता है, जिसको हमें कितना लेना होता है, 0.5 ml, और IM रूट से अपर आर्म में लेना। अगर फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे TT बूस्टर, अभी ये मैंने बताया था कि आप कहोगे कि हाँ सिर्फ आपने 2 डोजेस बताए हैं, तो TT बूस्टर का जब कब होगा, जब कोई भी महिला 3 साल से पहले अगर गर्भ धारण कर लेती है तो उसको सिर्फ एक बूस्टर डोज लगता है, जो कि लगाना अनिवार्य होता है। उसमें फिर 2 डोज नहीं लगेंगे उसको, क्योंकि उसने विदिन 3 ईयर्स उसने क्या है एक और प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, इसलिए हम उसको वहाँ पे बूस्टर डोज देंगे, और डोज रूट साइड हमारी सेम रहती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया मदर का। एक प्रेग्नेंट वुमेन का कितने डोज होने चाहिए, 2 डोज होने चाहिए, T1 और T2। ठीक है, TT1 और TT2। क्यों होते हैं टिटनेस का इंजेक्शन मतलब वैक्सीनेशन क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मदर को जो भी कभी हम एग्ज़ामिन ऐसा कभी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं मदर की प्रेगनेंसी में, तो हमें क्या होता है कभी कभी कुछ एग्ज़ामिन करने पड़ते हैं, और कुछ एग्ज़ामिन के थ्रू हमें क्या होता है कभी कभार ऐसे टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, जिससे क्या होता है मदर को टिटनेस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको हम पहले ही प्रिवेंट करने के लिए हम उनको क्या करते हैं, मदर को टिटनेस का इंजेक्शन देते हैं। अब हम आते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो बच्चों के लिए बनाया गया शेड्यूल है वो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सीरियल नंबर दिया गया है, फिर बेनिफिशियल दिया गया है, फिर उसके बाद वैक्सीन दिया गया है, कौन सा वैक्सीन है, कौन सा डोज है, रूट है, साइज़ है, ठीक है, साइट है। तो क्या है सबसे पहले क्या करते हैं,
मैं आपको अगर इससे ये आप आपको बुक में मिलेगा ये, ठीक है। अब बहुत सारा मॉडिफाई भी हो चुका है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको रियल इमेज दिखाना चाहती हूँ कि एज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या क्या मतलब कि डोजेस दिए ही जाते हैं इम्यूनाइजेशन के। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने ये भी देखा है कि प्राइवेट में आपको प्रॉपर उतने इम्यूनाइजेशन नहीं दिया जाता है वैक्सीन, जितना कि आपको गवर्नमेंट में जो भी नया एडिशनल होता है वो दिया जाता है। तो आप इसको एज अ नोट्स लिख सकते हैं, पर मैं आपको दूसरा इमेज ही समझाऊंगी, इसमें मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है और ये मतलब ट्रेंड में ये नहीं है। दूसरा इमेज मैं आपको उसमें दिखाती हूँ। पर हाँ, कब कब दिया जाता है ये आप देख सकते हैं इसमें। जैसे कि एट बर्थ पे 3 डोजेज़ लगते हैं, 6 वीक पे कितना लगता है, 6 वीक मतलब कि 1.5 महीना, 4 वीक में 1 मंथ हो जाता है और 2 वीक और कर दें तो कितना हो जाएगा, 1.5 महीना। तो उसमें कितने हम डोजेज देखें, इसमें आपको 3 दिख रहे हैं, पर रिसेंट में हम डोज की बात करें तो हमारे पूरे जो होते हैं इम्यूनाइजेशन, जिसमें कि 3 वैक्सीनेशन होते हैं और 2 ओरल देते हैं 6 वीक में, मतलब कि 1.5 मंथ में। उसके बाद आते हैं 10 वीक्स पे। 10 वीक्स में देखिए आप कितने हुए। 10 वीक्स का मतलब कितना हुआ, 4 4 8 मतलब कि 8 वीक्स मतलब 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स में 2 वीक और जोड़िए तो कितना हो गया, 2.5 मंथ। 2.5 मंथ में हम कितने देते हैं, यहाँ पे 2 दिखाए हैं, वैसे कि इसमें हालांकि 3 देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 14 वीक में देते हैं। 14 वीक का मतलब है 3.5 मंथ्स में हम उनको बच्चों को डोज देते हैं। उसके बाद हम आते हैं 9 मंथ में, हम उनको देते हैं। उसके बाद जब वो टोडलर एज में होते हैं तब हम उनको वैक्सीनेशन करते हैं। उसके बाद प्री स्कूलर में करते हैं जब वो 5 ईयर के हो जाते हैं। और उसके बाद हम आते हैं स्कूलर में, वो 15 ईयर के या 10 ईयर्स में देते हैं। उसके बाद 15 ईयर में देते हैं। दैन फिर प्रेग्नेंट लेडी का वही आ जाएगा, अगर बूस्टर, अगर उसने प्रेगनेंसी एज सुन एज मतलब डिटेक्ट की गई है 3 मंथ के अंदर, तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बैरियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, कुछ बैरियर्स होते हैं इम्यूनाइजेशन लोग क्यों नहीं कराते, तो फिजिकल बैरियर्स होते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स में क्या होंगे, लोग सोचते हैं अरे हम नहीं जाएंगे टीकाकरण करवाने क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है कभी कभार। पर ऐसा नहीं होता है, अगर आप सही माने तो आप प्रॉपर टाइम से जाएंगे तो वहाँ पे आपको भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और भीड़ है तो क्या है, अगर आप अपने हेल्थ के साथ इतना आलस दिखाएंगे तो फिर कैसे ही चलेगा। तो आपको क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्यूनाइजेशन टाइम पे करवाना चाहिए। डिस्टेंस, कभी कभी क्या होता है कम्युनिटी में लोग कहते हैं कि नहीं, गांव में कहते हैं अरे बहुत दूर जाना पड़ेगा, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इतनी सर्दी है। पर आप ये देखिए, बीमारी देखिए, ठीक है। तो डिस्टेंस की वजह से भी क्या हो जाता है, लोग इम्यूनाइजेशन नहीं करवा, डिस्कम्फर्ट, लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है, शायद फील होता है हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो ये कंडीशन भी रहती है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में डिसक्यूरियोसिटी होती है, लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को सहने की क्षमता नहीं होती, उनको गुस्सा आने लगता है, भाई बहुत देर से हम वेट कर रहे हैं, तो उनका साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी कभी कभी आ जाते हैं। इंडेंजर्ड प्राइवेसी, और कभी कभी लोगों को प्राइवेसी का भी रहता है कि प्रॉपर नहीं मेंटेन हो पाएगी, जिस वजह से भी क्या है वो इम्यूनाइजेशन नहीं कराते। अब मैंने आपको ये समझा, अब मैं आपको दिखाऊं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे इम्यूनाइजेशन किस तरीके से होता है, और मैं प्रॉपर आपको क्या है जो इम्यूनाइजेशन का जो बुकलेट मिलता है वहाँ पे जैसे जैसे वो फिल करते हैं और जैसे जैसे वो इम्यूनाइजेशन करते हैं, कौन कौन सा करते हैं, मैं आपको अब दिखाऊंगी उस इमेज में, ठीक है। तो ये देखिए इमेज जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, दिखा रही भी हूँ कि हाँ कैसे इम्यूनाइजेशन होता है और कैसे फिल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म अंडर 24 आवर्स, तो इसमें ओरल में आप देख रहे हैं OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं यहाँ पे। ये 2 ड्रॉप्स ऑफ, सबको पता है 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो के 2 बूंद दिए जाते हैं। फिर उसके बाद लगता है हेपेटाइटिस B, ये एट बर्थ हमारे होते हैं 3, जो कि इम्यूनाइजेशन में ये लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन किया जाता है। हेपेटाइटिस B का लगता है IM लगता है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर लगता है, इसको कहाँ देते हैं हम, राइट थाई में लगाते हैं।
साइड भी मैंने लिख रखी है इसीलिए कि आपको समझ आ पाए। उसके बाद हम क्या BCG दे रहे हैं, BCG इंट्राडर्मल लगता है, ID लिखा मतलब कि इंट्राडर्मल, लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1.5 महीना, 1.5 माह लिखा हुआ है, इसमें हम कौन कौन सा टीकाकरण करवाते हैं आप ये देखिए। OPV देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, पेंटा देते हैं, लेफ्ट थाई में रोटा वायरस देते हैं, रोटा वायरस ओरल देते हैं, फिर PCV देते हैं, IM देते हैं उसको राइट थाई में, और फाइलेरिया का देते हैं हम उसको, FIPV है, फाइलेरिया है, ठीक है, राइट अपर आर्म में देते हैं। उसके बाद आते हैं 2.5 माह लिखा है, इसमें हम ओरल देते हैं OPV, देन पेंटा सेकेंड देते हैं लेफ्ट थाई में, मतलब थाई चेंज नहीं, अगर पेंटा दे रहे हैं अगर लेफ्ट थाई में तो वो लेफ्ट थाई में ही चलेगी, ठीक है। और अगर हम उसको PCV दे रहे हैं तो PCV अगर राइट थाई में दे रहे हैं तो वो राइट थाई में ही चलेगा, ठीक है। और अगर फाइलेरिया का दे रहे हैं तो फाइलेरिया का भी जिधर राइट अपर आर्म में है तो राइट अपर आर्म में ही लगेगा। आप साइड भी चेंज नहीं, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा टीका किधर लगता है, ठीक है। आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, अगर जो इम्यूनाइजेशन लगाने वाला आपको मतलब जागरूक है तो आपको उसके साथ नॉलेजेबल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2.5 महीने में आपने देख लिया, OPV ओरल देते हैं, पेंटा देते हैं हम लेफ्ट थाई में, और रोटा देते हैं हम ओरली, ठीक है। रोटा के 5 ड्रॉप्स होते हैं जो कि हम देते हैं, और जितने भी लगेंगे 0.5 ml के वैक्सीनेशन ही लगेगा। उसके बाद आते हैं 3.5 माह का, 3.5 माह में OPV थर्ड लगता है, OPV का थर्ड डोज ओरल देते हैं हम, ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटा लेफ्ट थाई में देते हैं, रोटा ओरल देते हैं, 5 ड्रॉप्स देते हैं, PCV 1 IM देते हैं, IM राइट थाई देते हैं, ठीक है, इंट्रामस्कुलर। उसके बाद फाइलेरिया का राइट अपर आर्म में देते हैं। उसके बाद हम आते हैं 9 माह में, 9 माह में क्या है, राइट अपर आर्म में MR फर्स्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा शुरू हो रहा है MR का, तो MR हमने क्या राइट अपर आर्म में दिया, राइट अपर आर्म में। उसके बाद विटामिन का देते हैं, विटामिन ओरल देते हैं हम। उसके बाद PCV देते हैं बूस्टर, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड 2 हो चुके थे PCV के, अब हम बूस्टर देते हैं, राइट अपर राइट थाई में देते हैं, ठीक है, IM देते हैं। उसके बाद अब 16 to 24 माह लिखा हुआ है, मतलब कि 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक क्या करेंगे हम, DPT देते हैं, विटामिन का देते हैं, और MR देते हैं, और OPV भी देते हैं, ठीक है। ओरल पोलियो देते हैं और विटामिन के का देते हैं, तो ओरल ही दोनों देते हैं, और MR हम राइट अपर आर्म में देते हैं, और DPT हम लेफ्ट थाई में देते हैं। उसके बाद आते हैं 5-6 वर्ष, मतलब कि 5 से 6 साल के बच्चे को हम DPT का लेफ्ट थाई में देंगे। अब उसके बाद 10 ईयर में हम क्या करेंगे, उसको TT का देंगे राइट अपर आर्म में, देन 16 ईयर में फिर हम उसको राइट अपर आर्म में क्या देंगे, TT का। तो ये रहा हमारा आज का इम्यूनाइजेशन का हमारा टॉपिक।